डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो रही है और जितनी रही वो अपने अरूज पर रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इस्लामाबाद में एक ही हुकूमत का हिस्सा है, मैदान सियासत में एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर तनकीद के तीर बरसा रही है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई सियासी इख्तलाफात हैं या फिर इंतखाबी ज़रूरत के तहत इख्तियार की गई हिकमत अमली, और क्या गिलगित बल्तिस्तान के नताइज वफाकी सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी एक दिलचस्प पोजीशन में खड़ी है, हुकूमत का हिस्सा भी है, बजट मुज़ाकरात का भी हिस्सा है, हर अहम कानून साजी में इसका वोट शामिल है, लेकिन इसके बावजूद वो वफाक से शिकवे भी कर रही है। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है और तरक्याती फंड्स के मामले पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर करती है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या बजट के मौके पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात महज दबाव बढ़ाने की सियासत है या वाकई कोई बड़ी खींचातानी। मईशत के महाज पर भी सूरत हाल आसान नहीं। हुकूमत आदाद शुमार में बेहतरी की बात कर रही है, लेकिन सनतकार, ताजर, किसान और आम शहरी अब भी मुश्किलात का शिकवा करते नजर आते हैं। बजट खसारा, तजारती खसारा, टैक्सों का बोझ और IMF की शराइत एक बार फिर जेर बहस है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ हुकूमत का ये बजट वाकई मईशत को नई समत दे सकेगा या फिर ये भी साबका बजट की तरह महज आदाद शुमार का खेल साबित होगा। तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी तजादात की वजह से फिर से खबरों में है। एक तरफ जमात कहती है कि इसे दीवार से लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ खुद पीपल्स पार्टी के अंदर हिकमत अमली पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। 10 जून के एहतजाज की कॉल पर मुतज़ाद बयानात, KP के बजट को बानी चेयरमैन से मुलाकात से मशरूत करने की तजावीज़, वकला क़यादत पर उठाने वाले सवालात और मुसलसल कम होती सियासी गुंजाइश ने कई नई बहसों को जन्म दिया है। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अब भी एक वाज़ेह सियासी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है या सिर्फ एक नुक्ता के बानी चेयरमैन की रिहाई के गिर्द महदूद हो चुका है। दूसरी जानिब फॉर्म 47 के हवाले से PTI का बयानिया नाकाम हो चुका है, क्योंकि इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में एक भी उज़रदारी कामयाब नहीं हुई। लेकिन PTI इस दावे को मुस्तरद करती है और मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मेरिट पर फैसले के बजाय टेक्निकल बुनियादों पर खारिज हुई हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के नाम पे जो कुछ हम देख रहे हैं, स्पेशली वफाक में जो इत्तेहादी हैं वो आपस में लफ्ज़ी गोलाबारी अरूज पर उन पे पहुंची हुई है। चाहे वो बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल साहब के बयान पर कह रहे हों, खासी गर्मा गर्मी नज़र आती है। ये हुंजा के लोगों से कराची और लाहौर का मवाजना किया जा रहा है। अवाम क्या समझे सर? एक तरफ इत्तेहादी हैं, फिर एक तरफ शदीद तनकीद होती है और इस तरीके से होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त सूरत हाल दो इत्तेहादियों के बीच बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी इन दो इत्तेहादियों और PTI के बीच होती थी। उससे भी बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा गोलाबारी जो है वो शिद्दत के साथ जारी है। दो बुनियादी वजहात हैं इसकी। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान उनकी जुरिस्डिक्शन है, उनकी जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं उनकी जू है, और वो समझते हैं कि ये उनका राइट है वहाँ पर रूल करना। इसलिए वो किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनकी तकारीर सुने, ख़ास तौर से बिलावल भुट्टो की, तो वो जो हिस्ट्री रिकॉल कर रहे हैं कि शुमाली इलाकों को शनाख्त जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी जब उन्होंने इनको गिलगित बल्तिस्तान कहा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे दावे उनके हैं। इसी तरह से हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो बहुत दिनों से इनएक्टिव थे सियासत में, वो भी जा पहुँचे गिलगित में और वहाँ उन्होंने जलसा आम से खिताब करके उन्होंने भी अपनी जो कारकर्दगी है वहाँ उस खित्ते में वो गिनवाई। कहीं सोलराइजेशन की बात की उन्होंने, कहीं डैम्स की बात की, और फिर ये कहा कि जहाँ हमने काम छोड़ दिया था वहीं पर काम रुका हुआ है, एक ईंट भी किसी ने नहीं लगाई है। तो ये जो दो इत्तेहादी जमातों के बीच जो इस वक्त मैदान सजा है, ये हमने इससे पहले 3 मरतबा देखा है जब से ये इत्तेहादी बने हैं। पहली मरतबा वो था जब ये एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अगर आपको याद हो जी, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे। 16 महीने के साथ के बाद और पूरी दुनिया घूम के आने के बाद उन्होंने कहा, और इतनी शदीद तनकीद की उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर कि ऐसे लगता था कि ये इत्तेहाद अब टूटा कि अब टूटा। फिर उसके बाद बहरहाल इलेक्शन में फिर ये दोनों इत्तेहादी के तौर पे गए, एक दूसरे के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़े नहीं किए बहुत सी जगहों पर, और इक़्तिदार आ गया। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले बजट से पहले भी इससे ज़्यादा इख्तलाफात उनके बीच में थे। ऐसे लगता था कि ये इत्तेहाद अब टूटा कि अब टूटा, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर फिर सब कुछ जो है उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो वालिद बुजुर्गवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो तो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, हुकूमत की हर पॉलिसी के कस्टोडियन है वो। उनके दस्तखतों के बग़ैर
ना ही तो कोई लेजिस्लेशन होती है, ना ही कोई बड़ा तो बुखारी साहब, जब सर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, जब पीपल्स पार्टी खुद वफाक से मुतालबा कर रही है कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे तो हमारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, तो वो फिर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को डिलीवर क्या करेंगे? और आपके ख्याल में जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो बजट के हवाले से जो तनाव है और उसके बाद ये वापस उसी तनख्वाह पे दोनों पार्टियां काम करेंगी? बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको हवाला भी दिया पिछले बजट का, तब भी इतनी ही कशीदगी थी, इतनी ही टेंशन थी दोनों के बीच। फिर एक मुलाकात जो है वो बिलावल भुट्टो के लेवल पर हुई और फाइनल मुलाकात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच हुई, और फिर दोनों जो हैं उसी तनख्वाह पे काम करने लगे और करते रहे। अभी भी इस वक्त वो सूरत हाल ये है, गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला है कि अब्बा हजूर जो हैं वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं और हुकूमती पॉलिसियों का हिस्सा हैं, बेटे साहब जो हैं वो इस तरह एक तरह से अपोजिशन बने हुए हैं, इत्तेहादी ना लबो लहजा है, ना उनकी उठान जो है वो इत्तेहादी वाली है। बिल्कुल ऐसे है जैसे अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन जो है वो बोल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है। हम इससे पहले आज़ाद कश्मीर में देख चुके हैं, जहाँ पाकिस्तान के हर खित्ते से ज़्यादा सस्ती 3 रुपये बिजली जो है पर यूनिट मिल रही है, और जिस तरह के एजिटेशन हुए थे वो भी हमारे सामने है। इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि अगर इन्होंने इस इत्तेहाद को कायम रखना है तो ये या तो कोलेशन की तरफ जाएं गिलगित बल्तिस्तान में भी, और अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ भी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मरकज़ में तो आप एक हों और ये जो गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप पता नहीं कितने पुराने एक दूसरे के दुश्मन हैं। लबो लहजा दोनों तरफ से ही बहुत तलख है। बिलावल जरदारी की तकारीर उठा के देख ले तो वो हर हुकूमत के फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं सी पैक नहीं होता तो ऑरेंज लाइन नहीं बनती। अगर आप साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं खुदा ना करे कि गिलगित बल्तिस्तान कराची जैसा बन जाए। तो जब तीर अंदाज़ी इस नौयत की हो रही हो तो मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा जो है वो तीसरे फरीक को पहुंचे, जिसे अपनी तरफ से ये माइनस किए हुए हैं, जिसका नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। सर तो ये जो आप इशारा दे रहे हैं, ये तो सर आप इशारा दे रहे हैं, ये है कि उनके बिल्कुल सही। ये जो आपने पीटीआई का इशारा दिया है, वैसे तो इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और पीटीआई तो इसका एतराज़ भी कर रही है। तो आपके ख्याल में पीटीआई इसलिए कर रही है कि शायद अगर उन्हें शिकस्त हो जाए तो एक बयानिया उनका कायम रहे, या फिर आपको कुछ उल्टा होता हुआ वाकई नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये सब बयानियाँ इस वक्त जो बनाए हुए हैं पीटीआई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को आगे कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत हद तक सही है। देखिए, हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि किसी पाकिस्तानी लीडर को गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए एनओसी चाहिए या कोई परमिशन चाहिए। ये हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, और अगर इसका कोई भी मकसद हो सकता है तो वो सिर्फ यही है कि पीटीआई के लोग जो हैं हरचंद के उन्होंने दिखाने के लिए तो ये भी किया कि नवाज़ शरीफ ने भी इलेक्शन कमीशन से एनओसी लिया। लेकिन मुझे डर यह है कि 8 फरवरी वाला मामला ना दोहराया जाए कहीं, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है जी। और आपके ख्याल में ये जो तहरीक इंसाफ की अपनी अंदरूनी सूरत हाल है, जहाँ पर वज़ीर आला कॉल देता है पार्लियामेंट के बाहर धरने की, शेख वकास अकरम और मरकज़ी लीडरशिप इसे डिसऑन कर देती है, ये संजीदा भी है खान साहब की रिहाई के लिए, या आपस में ही लड़ लड़ के ख़त्म हो जाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जितने भी जगादरी बाहर आपको दिखाई देते हैं, इनमें से कोई एक नहीं चाहता कि खान साहब बाहर आ जाएं। वजह उसकी ये है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगे इनके नाम भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। मुझे आप जल्दी से सोच के बताइए कि इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, चाहे वो वकला की है, चाहे वो पुराने कारकुन हैं, चाहे वो नए गाड़ी के सवार हैं, चाहे वो फैमिली के 2 हिस्से हैं, एक बेगम साहबा है, एक बहनें हैं, कभी ये नाम आपने सुने थे खान साहब के होते हुए? कभी आपने सुहेल अफरीदी का नाम सुना था कि ये कभी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं वहाँ के? और जो इनके अपने स्टॉलवर्ड्स थे उनका एक एक करके क्या हशर हुआ है? किधर है हामिद खान साहब? तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी के अंदर तो जितने इख्तिलाफात और जितने धड़े बन गए हुए हैं अब तो गिने भी नहीं जाते, 2 हाथ की उंगलियों पर तो नहीं गिने जाते। 4-4 ग्रुप तो बुकला के हैं, 4-4 ग्रुप ही यानी पॉलिटिकल एलिमेंट्स के हैं, 2 ग्रुप, उन 2 ग्रुपों में भी आगे ग्रुप जो हैं वो फैमिली के हैं। तो अजीबो-गरीब किस्म का एक कड़मासा है। अगर उसका नुकसान ना हुआ तो पीटीआई कैन स्प्रिंग ए सरप्राइज इन गिलगित बल्तिस्तान, अगर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई इसी तरह जारी रही।
बिल्कुल सही। और सर एक सूरत हाल, एक थोड़ी आवाम की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो आवाम बड़ी परेशान है इस इन्फ्लेशन से, महंगाई से। बजट भी क्या कुछ उसके लिए लेकर आएगी ये भी हमें नहीं पता, नज़र तो आ रहा है कि बुरा ही हाल होने वाला है। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड लोगों को भिखारी बना रहा है, और पीपल्स पार्टी की आपको पता है ये रेड लाइन है, ये मामला है क्या? वफाक क्या चाहता है कि पीपल्स पार्टी की छाप भी रहे इस प्रोग्राम पे, इसका नाम तब्दील कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए? एनएफसी के ऊपर एतराज़ है जो इसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसकी पहले तो अपने 3 टेन्योर्स में मुस्लिम लीग नून ने ओनरशिप लिए रखी है। यही वजह है कि ये पंजाब में आज तक जारी व सारी है। अब इसको नए मीनिंग्स दिए जा रहे हैं अगर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसलिए कि ये जो फरमा रहे हैं कि लोगों को आप भिखारी बना रहे हैं, तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके की स्पोर्ट्स फंड्स और सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो भिखारी बनाने के काबिल नहीं है, वो भी तो भिखारी बना रहे हैं। तो ये आवाम का अगर कोई फ़ायदा हो रहा है इस तमाम तर खौफनाक किस्म के हालात में, तो उसको राना सनाउल्लाह साहब अगर गरज करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है। रहा बजट का मामला, तो ये बजट इस फेडरल गवर्नमेंट का तो है ही नहीं। हम माजी में सुना करते थे ताने के तौर पर कि देखें जी ये बजट तो IMF के प्रेशर के तहत बनाया जा रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि आपका बजट तश्कील ही IMF ने दिया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। मेरे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपके वक्त का। सर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की कैंपेनिंग में बड़े सख्त बयान दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बड़े नश्तर और तीर चलाए जा रहे हैं नून लीग और उनकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन सर एक तरफ आपकी सख्त तकरीरें हैं, दूसरी तरफ इसहाक डार के साथ बजट पे मुलाकातें भी हो रही हैं, और हर तरमीम में पीपल्स पार्टी साथ देती रही है चूँकि आप लोग इत्तेहादी हैं। तो अगर ये साथ भी आपने देना है, आप लोगों ने उन पर तनकीद भी करनी है, तो फिर अभी का रौला क्यों है? इतनी ऑपोजिशन और इतना सख्त रवैया क्यों है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हम इलेक्शन प्रोसेस में, हमने उनके साथ 2024 में एक गवर्नमेंट फॉर्म की थी, एक सर्टेन एग्रीमेंट किया था। हम उनके न तो सबॉर्डिनेट है, ना हमारा मर्जर है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम एक दूसरे के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करके भी आए हैं और आइंदा भी करेंगे। और इलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल ये हमारा राइट बनता है कि हम बिल्कुल उन बातों का जिक्र करें जो फैक्ट्स पे मबनी हो, जो आवाम को दरपेश मसाइल है उनका जिक्र करना हमारा राइट बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करती हैं जो पब्लिक ओपिनियन है। तो आज पब्लिक ओपिनियन जो भी था उसके मुताबिक चेयरमैन बिलावल ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, और हमारे बाकी दीगर जो उम्मीदवार हैं वो भी देते हैं। हम कोई उनके साथ कोई मर्जर में नहीं है, अलायंस में नहीं है। हम तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट में, इसलिए कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूटी चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कोई थर्ड फोर्स आ जाए, और अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, अगर अवाम उनसे मुतमईन नहीं होंगे, तो एज अ पोलिटिकल पार्टी, एज अ पोलिटिकल लीडर इस मुल्क के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का राइट है कि वो अपने आप के व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सर लेकिन बिलावल साहब ने सियासी मैनेजमेंट धांधली की बात की, फॉर्म 47 के ताने भी दिए, तो लोग अपनी कंफ्यूजन कैसे दूर करें कि वफाक और बलूचिस्तान में तो आप इसी फॉर्म 47 वाली हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी हैं, लेकिन जब GB इलेक्शंस के ऊपर आते हैं तो आपका पैमाना या रवैया तब्दील हो जाता है? देखिए फॉर्म 47 के बिल्कुल उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन हैं मेरी क़यादत की, वो हमारे साथ 2020 में भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ। हमसे सीटें चुराएंगी, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, उसके बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना हमारा राइट बनता है। अभी भी चेयरमैन बिलावल ने ये कहा जलसे में कि जी फॉर्म 45 का हफ़्ज़ आप करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि फॉर्म 45 ही एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो फॉर्म 47 में। फॉर्म 47 को दीगर तरीके से ना बनाया जाए, हम उसको इंश्योर करेंगे। और पीपल्स पार्टी को फिर ये मुतालबा क्यों करना पड़ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वो तो PTI का शिकवा है, लेकिन आप लोगों के जलसे दिखाई भी जा रहे हैं, आप लोग की क़यादत वहाँ पर मौजूद भी है, जलसे भी कर रही है, कैंपेनिंग भी कर रही है, तो फिर आप लोगों को क्यों फील हो रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? इसलिए हमें फील हो रहा है कि जो इलेक्शन लॉज हैं
जो पाकिस्तान का इलेक्शन लॉज हैं वो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं और इलेक्शन रूल्स भी अडॉप्ट किए हुए हैं। इलेक्शन लॉज ये कहते हैं कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए ना तो इलेक्टोरल लॉज चेंज हो सकते हैं, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, और ना ही कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। तो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने गालिबन 14 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्कर्दू में बैठ के की थी, कि आपने किस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर को एनओसी जारी किया कि वो वहाँ जाके सोलर भी बांटे, वो वहाँ जाके लैपटॉप भी बांटे और वो प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करें। अंडर दी लॉ कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शेड्यूल अनाउंस करने के बाद कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती। कोई इस किस्म का मतलब है कि तोहफा देना लैपटॉप का, तो ये तो उनको परसुएट करने की बात है, उनको अट्रैक्ट करने की बात है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए था। और फिर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उधर है, मैं खुद उधर था। हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, वेलकम, उनका राइट बनता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। लेकिन मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान इस कैपेसिटी में वहाँ बैठ के कैंपेन करें जो इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। बाकी दीगर उनके रहनुमा करें, बिल्कुल करें, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में उसको जाना इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता। तो सर पीपल्स पार्टी भी जीबी पे पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवाल उठा रही है, यहाँ तक कि आपके जो रहनुमा हैं कादिम मंदोखिल साहब, उन्होंने तो उसे कातिल पुलिस तक कर कह दिया है। आपके एतराज़ात क्या हैं सर पंजाब पुलिस से, और क्या वाकई पंजाब पुलिस के अलावा सिंध या बलूचिस्तान से कोई एहलकार वहाँ तैनात नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल सिंध से बलूचिस्तान से नहीं है। असल में वोटर को अप्रीहेंशन है, कैंडिडेट्स को अप्रीहेंशन है कि पंजाब पुलिस वो कंडक्ट न करे जो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में किया पंजाब में। तो इसलिए अगर वो KPK की पुलिस भी बुला सकते थे, वो आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी बुला सकते थे, लेकिन इस तादाद, लेकिन उनके पास अपनी गिलगित बल्तिस्तान के पास अपनी पुलिस फोर्स भी है, एंड इवन रेंजर्स भी वहाँ मौजूद है उधर, उसकी वो आप खदमात हासिल कर सकते थे। लेकिन पंजाब पर्टिकुलरली वाई पंजाब पुलिस, वाई नॉट सिंध पुलिस, वाई नॉट बलूचिस्तान पुलिस, वाई पर्टिकुलर प्रोविंस? अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने एक कराची के बल्दियाती निज़ाम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो बात की है कि ये प्रोग्राम जो है वो बेकारी बना रहा है लोगों को, काफ़ी सख्त उनकी ये राय है। और फिर डेटा में करप्शन के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो नई तरमीम आ रही हैं प्रॉबेबली इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, ये एक वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने शुरू करवाया था, और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी, यूनाइटेड नेशन ने भी एक्नॉलेज किया कि ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो गरीब की दहलीज तक उसको सपोर्ट किया, और पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट है। ये करप्शन नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। और जितना भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो किसी मर्द को नहीं मिलता, वो उन ख़वातीन को मिलता है जिनकी कैटेगरीज जो है वो नादरा के अंदर एनलिस्टेड है कि वो कौन कौन से लोग एंटाइटल्ड हैं कि इनको ये मिलना चाहिए। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो ही डजंट गेट इट, किसी के पास बैंक अकाउंट है ही डजंट गेट इट। तो इसलिए एक क्राइटेरिया लेट डाउन है, और मैं समझता हूँ कि इसको वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अप्रिशिएट भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो बेकारी बनाने का प्रोग्राम इसे कहा गया है, इस तरह से ज्यादती की गई है राना साहब की तरफ से? बिल्कुल, देखें जी, बेकारी बनाने के बाद यानी कि ना आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेना, गुर्बत को मिटाने का कोई प्रोजेक्ट उन्होंने को दिया आज तक, वो दे लें। वफाक में गवर्नमेंट उनकी है, तो वो देखें अभी ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बल्कि वो तो अब बढ़ भी रहा है, इस किस्म का क्रिटिसिज्म आ रहा है। 40% पॉपुलेशन अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है और उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अगर सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब के वक्त का। देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाके इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से वफाक के साथ कोई सेटलमेंट पे पहुंचेगी, या फिर इनमें कुछ तरामीम हम देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का।
सर चूँकि आप बहुत पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर आपने अपना पार्टी का बुरा वक्त ही देखा, लेकिन अब पार्टी में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि सीनियर मेंबरान में भी आपस में लफ्जी गोलाबारी होती है। 10 जून के हवाले से हमने ये भी देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने कॉल दी, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात किसकी सुनी जाए, सूबाई वज़ीर आला की या फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि अंदर से बड़े इख्तलाफात हैं और इनकी आपस में नहीं बनती। ऐसी कोई बात नहीं, मामूली से इख्तलाफात तो हर पार्टी के अंदर होते हैं। मेरे नज़दीक जो सीनियर लीडरशिप है उसके कोई इख्तलाफात नहीं है। अच्छा सर, लेकिन ढके छुपे अंदाज में इल्ज़ामात अक्सर वो लोग जो पार्टी का बड़ा इंटीग्रल हिस्सा रहे वो आप पे भी लगाते हैं कि आपके वकला धड़े के ज़्यादातर नुमाइंदे पीटीआई की हिमायत की वजह से जीते, और जब जीत जाते हैं तो अमली तौर पे बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पाते, पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाते, कोई तगोदो नहीं करते। फवाद चौधरी जैसे रहनुमा इसमें पेश रहते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हम ये वकला इलेक्शंस का ताल्लुक़ है उसमें कोई पार्टी बेसिस पे नहीं होता। उसमें इलेक्शन जो है वो इशू बेस्ड होते हैं। इस वक्त जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें हमारी मतलब मेरा ग्रुप इलेक्ट हो रहा है वो इसके अपने नैरेटिव पे हो रहा है। इन सब के ख़िलाफ़ सारी हमारी जंग जो है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ के लिए है और सिविलियन सुपरमेसी के लिए है। तो इसलिए पार्टी का उसमें जिक्र करना वकला की सियासत में इसमें भी एक एंगल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें जहाँ तक इस पर्टिकुलर हमारे बयानी का ताल्लुक़ है वो बड़ा क्लियर है और उसमें एक पार्टी की बात नहीं, उसमें सारे पाकिस्तान में वकला की बात है। अच्छा सर, लतीफ़ खोसा का बयान कुछ दिनों पहले सुना, उनके मुताबिक उनकी ये जीत जो थी वो उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से थी, इसमें पीटीआई का नाम या कोई रोल नहीं था। आप इस लॉजिक को दुरुस्त मानते हैं? क्योंकि शेर अफजल मरवत भी कुछ ऐसा ही लॉजिक दोहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, खोसा साहब को तो वोट ही नहीं पड़ना था अगर पीटीआई के वो नॉमिनी ना होते। तो आप फिर अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब भी बात कर रहे हैं तो फिर पार्टी के साथ उनकी एसोसिएशन आपको लगता है बरकरार रहनी चाहिए? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि खोसा साहब की बात को मिस इंटरप्रेट किया गया है। वो कभी कह ही नहीं सकते। उनको खुद पता है कि उनका एज सच लाहौर की पॉलिटिक्स से कोई इतना लंबा ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो हमेशा डीजी खां या मुल्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहे हैं, इसलिए वो ये बात नहीं कहेंगे। जिस किसी ने भी आपको बताई है वो मिस रिपोर्टिंग है। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे अगर पीटीआई टिकट ना देती मैं कहीं भी ना होता। तो जहाँ तक दूसरी की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं समझता मैं इस पर कमेंट भी करना चाहूँगा। अच्छा हामिद साहब, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन आज ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों ने काफ़ी तनकीद की है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर नहीं दी जा रही, जबकि हुकूमत कहती है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देते, आप लोगों की कैंपेनिंग ही वहाँ कोई मजबूत नहीं है। सो वो ये कहते हैं कि बयानिया सिर्फ इसीलिए है कि शिकस्त से बचा जा सके। ग्राउंड रियलिटी आपके ख्याल में आखिर क्या है पीटीआई के लिए? कि जी हमारी रीच नहीं है। इनको पता है अगर फॉर्म 47 ना इस्तेमाल हुआ तो आधे से ज़्यादा सीटें हमारी होंगी और पीएमएलएन को सीट ही कोई नहीं मिलेगी। बल्कि जो तज्जियात अब आए हैं उसके मुताबिक 24 में से 12-13 सीटें पीटीआई ले रही है, 3-4 सीटें पीपल्स पार्टी ले रही है, 1-2 सीटें जेयूआईएफ, बाकी इंडिपेंडेंट्स को जा रही हैं। पीएमएलएन तो सिरे से है ही नहीं वहाँ। सर आपके ख्याल में अगर ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को दीवार के लगाने के मुतरादिफ हैं तो बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हमें तंग इसलिए किया जा रहा है कि हम पार्लिमानी निज़ाम से बाहर निकल आएँ। तो आपके ख्याल में ऐसी भी सोच अभी पीटीआई के अंदर मौजूद है कि वो असम्बलियों से निकलने की सोच रही है? क्योंकि पहले ही असम्बली के अंदर आपकी मौजूदगी तो ना होने के बराबर है, ना ही आप लोग किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कॉन्टेक्स्ट होगा जो गौहर ने बात की है। और दूसरी जानिब जब अलीमा खान साहिबा सुहेल आफरीदी साहब को ये मशवरा देती हैं कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तब तक बजट पास ना किया जाए, आपके ख्याल में ये दुरुस्त डिमांड है? क्योंकि एक सूबा है, उसकी आवाम है और तीसरी बार आप लोगों को केपी में भारी अक्सरियत से मुंतखब कराया है, तो उस सूबे के माली मामलात को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल में सुहेल आफरीदी बड़े इंडिपेंडेंट लीडर हैं
तो वो ही करेंगे जो मुनासिब होगा और जो पार्टी के हक़ में होगा, जो मुल्क जो सूबे के हक़ में होगा। तो सर ये तो आप फरमा रहे हैं ना कि वज़ीर आला KP इस हवाले से फ़ैसला करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अलीमा खान साहिबा अगर कुछ डिक्टेट करती हैं तो लाज़िमुल मलज़ूम हो जाता है कई दफ़ा उनकी बात मानना। इस हवाले से आप लोगों का भी कंसर्न है कि जिस तरह की वो राय देती हैं या अगर अहकामात या डिक्टेट करती हैं PTI को? मैं नहीं समझता वो डिक्टेट करती हैं, हरगिज़ नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमने देखा कुछ दिनों में सीज़ फायर की बातें हुई, लेकिन उसके बाद अब एक दूसरे पर बराह रास्त हमलों का सिलसिला अमरीका और ईरान शुरू कर चुका है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको लगता है इस सिचुएशन में सीज़ फायर की कोशिशों को कितना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है और मामलात किस तरफ जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो ये बाहमी जो झड़पें हो रही हैं, जो स्क्रमिशेस हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये एक वो जैसे कहा जाता है ना कि जब चीज़ को सेटलमेंट के करीब होती है या ख़ासतौर पे चिराग जब बुझने के करीब होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाती है। तो इस वक्त दोनों फरीक जो हैं वो एक सेटलमेंट के करीब हैं, तो वो चाहते हैं कि इस वक्त अपने मसल जो है वो फ्लेक्स करें और जो नेगोशिएशन के टेबल पे एज ए विक्टोरियस कंपोनेंट जो है या फरीक वहाँ बैठें। और इसी वजह से जो आखिरी आपको ये झड़पों की इतलात मिल रही हैं वो भी इसी नौइयत का क़ुव्वत का इजहार है और अपने अपने मौक़िफ़ पर एक सख्त जिसे कहना चाहिए पहरे की निशानदेही करता है। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि ये शायद चीज़ें कोई इस वक्त मुज़ाकरात के अमल को कोई तात्तुल का शिकार कर देंगी या उसमें कोई ख़राबी पैदा करेंगी। तो आपके इल्म में है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इस पूरी जंग के दौरान इतने पुरुम्मीद नहीं हुए जितने वो इन दिनों हैं। वो अब भी इन झड़पों के जलाव में भी यही बयानात दे रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और ईरान आज नहीं तो कल हमें एक अच्छी डील जो है वो देने के लिए तैयार है। तो लिहाजा इन बातों से वक्ती तौर पर एक तशवीश ज़रूर पैदा होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का जो इस वक्त रफ्तार और जो इस वक्त टेम्पो बन चुका है उसको यकीनन डीरेल करने के हवाले से शायद ये उतना ख़राब किरदार अदा न कर सके। और आने वाले दिनों में भी आपको इस नौइयत की झड़पें जो है वो देखने और सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जब तक ये कज़िया फाइनली सेटल डाउन नहीं होता उस वक्त तक दोनों फरीक इसी नौइयत के कुछ झड़पें और ख़ास तौर पे इन फरीकों के दरमियान कुछ स्पॉइलर भी मौजूद हैं। वो इसराइल की शक्ल में भी मौजूद है, वो खुद ईरान के अंदर ईरान के सफ़ों में भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे जो एक तफरीक आपको पासदारान इन्क़लाब उनकी फ़ौज और ख़ास तौर पर जो सियासी क़यादत के दरमियान दिखाई देती है, तो वो भी बाज़ औक़ात इस नौइयत की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं कि जिससे। तो सर आपके ख्याल में ईरान के लिए ये हिज़्बुल्लाह का और लेबनान का फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जंगबंदी की राह में तो ये रुकावट है भी, फिर सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मुश्तबा ख़ामनाई से अच्छे राब्ते उनके हो सकते हैं, मुलाकात भी हो सकती है आगे जाकर। ये देखिए, ईरान ने अपने जो मुज़ाकरात के लिए जो डिमांड्स दी थी उसमें एक ऑल आउट सीज़ फायर की उन्होंने डिमांड की थी, जिसमें उन्होंने लबनान को भी क्लब करने की बात की थी और साथ साथ फ़लस्तीन के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी उस महाज को भी साइलेंस करने की, और एक हद तक यमन का भी उन्होंने दबे अल्फाज में जिक्र किया था। और ख़ास तौर पे जो हिज़्बुल्लाह का मामला है वो इस वक्त ईरान के लिए एक लाइफ लाइन है, क्योंकि आपके इल्म में है कि हिज़्बुल्लाह पर इसराइल के हमलों के बाद और उनकी क़यादत को मलियामेट करने के बाद इस वक्त वहाँ पे जो इस वक्त क़यादत का और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक उनकी एक डेप्थ का जो एक खला पैदा हुआ है वो इस वक्त इस हद तक बढ़ गया है कि इसराइल को ये ज़रूरत हुई है कि वो उस जनूबी लबनान के जिसको माजी में हिज़्बुल्लाह ने खाली करवाया था इसराइली कब्जे से, अब वो उसके तकरीबन 18 किलोमीटर अंदर तक जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और ऐसी सूरत में ईरान नहीं चाहेगा कभी भी कि वो एक तरफ उनके यहाँ तो सीज़ फायर हो जाए जबकि लबनान और फ़लस्तीन का महाज जो है वो गर्म रहे, क्योंकि उनका असल में जो रीजनल प्रॉक्सीज का जो एजेंडा है वो इस तरीके से बड़ी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और फिर मुज़ाकरात की बेस पे ईरान कभी भी इस कज़िये को बहुत ज़्यादा हैमर नहीं कर सकेगा, इस पर सख्त मौक़िफ़, क्योंकि जब वो कज़िया ही मलियामेट हो जाएगा, वो फरीक ही नहीं रहेगा, तो ऐसी सूरत में ईरान उनके लिए कलमा खैर या आवाज़ कैसे उठा सकता है। तो ईरान यकीनन अपने इस मौक़िफ़ से कतई ज़रा भी पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि इस वक्त भी जो अप्रैल में एक तो पहला सीज़ फायर वाशिंगटन में कराया गया, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त
आपके इल्म में है कि इस वक्त सीज फायर जो है वो लबनानी हुकूमत कर रही है, जबकि लड़ाई जो है, झड़पें जो है वो हिजबुल्लाह करती है। तो हिजबुल्लाह अपने आप को पाबंद ख्याल नहीं करती इस सीज फायर का। लेकिन आज जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो नबी बहरी जो पार्लियामेंट है लबनानी स्पीकर के, जिनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है, वो इस बात की यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह को इस बात पर आमादा करेंगे कि वो इस मौजूदा सीज फायर के दौरान इसराइल के जो शुमाली इलाके हैं उस पर हमले ना करें, ताकि इस सीज फायर बिल्कुल को ठीक है। तो मंसूर साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि मार्क कॉबियो को सेनेट के अंदर खासा सख्त टाइम मिलता है, टफ टाइम मिलता है। अमरीकी अवाम वहाँ पर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से बड़े परेशान है, चाहे वो गैस फ्यूल प्राइसेस हो या महंगाई हो। आपको लगता है कि पेंटागन, इंटेलिजेंस काउंसिल, खुद अवाम इस जंग के तो खिलाफ हैं ही, तो फिर सदर ट्रंप के पास क्या लॉजिक है इस जंग को मजीद तवालत देने की, या फिर उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा जिसके अंदर वो अपनी विक्ट्री शो कर सके? जी, सदर ट्रंप साहब ने जो रिसेंट अपनी एक टेलीफोनिक कॉल के मंदरजात लीक करवाए हैं, मैं समझता हूँ उससे उनकी परेशानी का अंदाज़ा होता है, क्योंकि दाखिली तौर पे उन्हें चाहे पेंटागन हो, उनके मेगा बेस हो या उनके अवाम इन जनरल, वो उनकी इस जंगी पॉलिसी से सख्त नाला है। और हत्ता कि इस वक्त जो रिसेंटली जो जो एक कांग्रेस के अंदर जो ऐवान नुमाइंदगान के अंदर जो एक करारदाद पेश की गई जिसमें उनके जंगी इख्तियारात को कंटेन करने की बात की गई, उसमें तो खुद 4 उनके रिपब्लिकन्स के जो सेनेटर हैं उन्होंने भी हुकूमत मुखालिफ हुकूमतों का साथ दिया है। और इसी वजह से उन्हें उस पूरे कज़िये को यानी कैमोफ्लेज करने के लिए ये एक जाली किस्म की जो फ़ोन कॉल है ये लीक करवाना पड़ी उसके मंदरजात, ताकि अवाम को और ख़ासतौर पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल किया जा सके। देखिए, मैं तो नेतन्याहू को मना करता हूँ, उनको डांटता हूँ, उनको गालम गलौज करता हूँ, लेकिन वो अपने तौर पे जो है बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं कि जिसके नतीजे में लबनान का सीज़ फायर, फ़लस्तीन का सीज़ फायर, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वायलेट होती हैं। तो लिहाजा मुझे मजबूरन ईरान वाला फ्रंट जो है वो ओपन रखना पड़ता है। लेकिन ईरान, अमेरिका के अवाम भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, वो पूरी तरीके से आगाह है डोनाल्ड ट्रंप साहब के डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि माजी में भी इस नौइयत के कई ड्रामे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब रचा चुके हैं और उनकी हकीकत उनके अवाम को भी और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को भी मुकम्मल मालूम हो चुकी है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त है खासतौर पे वो एक फ़ोन कॉल पे इत्तफा नहीं हुआ। आपने देखा कि उसके बाद उसका एक फॉलोअप रिलीज किया गया कि जिसमें वाशिंगटन में जो इकदाम किए जाने थे उनके बेटे के खिलाफ, उनकी जायदाद को कन्फिस्केट करने के हवाले से, और इस हद तक उन्हें डराया गया कि उनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट उनको वहाँ से अदालत से सजा हो जाती है तो वो उन्हें अपने पास पनाह देने के लिए भी बातें कर रहे हैं, और उससे भी इनकार की बातें की। फिर उनकी मिसेज का एक कॉल ये किया गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नेतन्याहू को सख्त कहा और उनसे मुतालबा किया कि सर, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में माजी में भी अमेरिका में जंगें होती रही हैं, मतलब इराक है, अफगानिस्तान है, लेकिन इस बार अगर अमेरिकी मीडिया खुद सदर के लिए अनहिंज्ड माइंड जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जंग उन जंग से मुख्तलिफ कितनी आपको लगती है? यकीनन, क्योंकि ये जंग बगैर किसी होमवर्क के की गई, ये वॉर ऑफ चॉइस है अमेरिका की, और ख़ासतौर पे एक ऐसे दबाव में, इसराइल के दबाव में अमेरिका इस जंगी मैदान में उतरा है कि जिस पर इसराइली अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना तो उसकी मोहर तस्दीक थी और ना ही उनकी अवाम और ख़ासतौर पे उनकी फ़ौज जो इस वक्त रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 साल पहले ही अफगानिस्तान के महाज से वापस गई थी, उसको तकरीबन 10 साल का अरसा दरकार था अपनी सारी ऑपरेशनल पोजीशन को बहाल करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उन्हें इस महाज पे उलझा दिया गया। तो वो तमाम के तमाम फैक्टर जो है वो इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से इस जंग के जो असरात हैं वो नताइज नहीं दिखा रहे जो माजी में जिन जगहों का आपने इशारा किया है, चाहे वो इराक की हो, अफगानिस्तान की हो, वियतनाम की हो। तो यही वजह है कि इस वक्त इस जंग से उन्हें प्री मेच्योरली एग्जिट करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ रहे हैं कि जिसके बाद हकीकी मानों में डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो पूरा एजेंडा और इसराइल का वो एक दबाव जो इस वक्त अमेरिका पर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर दिखाई देता है वो आपको हावी नजर आता है। अदरवाइज इसराइल की मर्जी के बगैर अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल परेका की हैसियत नहीं रखता। खासतौर पर अगर आज अमेरिकी असले की सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आपके इल्म में है कि इस वक्त वो कितना बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं। अगर आज यूएन में अमेरिका अपने वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करना बंद कर दे, इस वक्त जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा कि चीन और रूस ने मिलकर उस करारदाद को वीटो किया कि जिसमें आबनाए हॉर्मुज को बज़ोर ताकत खुलवाने का मुतालबा किया गया था, तो आने वाले दिनों में इससे बड़े डिबेकल जो है
वो आपको देखने को हमें मिल नजर सकते आ हैं। सकते लेकिन हैं। क्योंकि ठीक है, इसराइल बहुत को इस शुक्रिया बात पर आपका मंसूर जाफर साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस मेरे साथ थे। उम्मीद तो पूरी दुनिया की यही है कि इस जंग का खात्मा हो, क्योंकि जितनी जल्दी इस बेयकीनी का और गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होगा तभी हालात और ज़िंदगी और स्पेशली महंगाई जो है, जो मुख्तलिफ ममालिक ने जैसे आपनाए हुरमस की बंदिश के बाद अपने घेरे में लिया हुआ है, और जिस तरह वर्ल्ड इकानमी डिस्ट्रेस है, वो नॉर्मल तभी हो पाएगी जब ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।